अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिफ हाशमी और यह है हुंडई सोनाटा 2023 मॉडल। सोनाटा की अब नई शेप आ गई है और उसमें एक N9 वर्जन आ गया है, लेकिन ये गाड़ी सिंपल सोनाटा है जो कि पाकिस्तान में काफ़ी पहले से आ रही है और ये गाड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेडान थी N9 से पहले तक। इस तरह से कि इंजन से 2500 सीसी आता है, एक इसमें 2000 सीसी वाला इंजन भी आता है, लेकिन ये गाड़ी वर्थ इट है। इस तरह से कि इसमें एक तो फीचर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, पावर भी अच्छी है इसकी, और इसके अलावा ये गाड़ी वो चीज़ें ऑफर करती है जो कि पाकिस्तान में और कोई गाड़ी ऑफर नहीं कर रही। इसमें हेडअप डिस्प्ले है, बैक पे कर्टन आता है, इसमें पैनोरामिक रूफ भी ये गाड़ी ऑफर करती है और इसके अलावा इसमें रिम भी अच्छे खासे बड़े हैं। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी आस्किंग 97 लाख है, जो कि इसको सिविक आरएस के आसपास प्लेस करती है। अब सिविक आरएस और इसकी इनवॉइस में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है ब्रांड न्यू में, लेकिन ये गाड़ी सिविक आरएस से मेरे ख्याल से हर लिहाज से ज़्यादा वर्थ इट है। किस तरह से ये सब भी कवर करूंगा मैं आगे जाके। अगर बात की जाए इस गाड़ी की, तो ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है, और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर रावलपिंडी में जीटी रोड पे, और ये जीटी रोड पे अवेलेबल है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी जब पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी तो ये मोस्टली गाड़ियों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और एग्रेसिव थी, लेकिन जब इसका N9 वर्जन आया है तो वो गाड़ी बिल्कुल ही एक नेक्स्ट लेवल पे है, और उसके बाद अब ये गाड़ी बिल्कुल बेसिक सी लगती है, और इसके बाद अगर आप सिविक को देखें तो वो बिल्कुल बेसिक लगती है, लेकिन स्टिल ये गाड़ी भी काफ़ी डिसेंट और सटल सी है। सिंपल गाड़ी में ये क्रोम की फ्रिल्स बहुत ज़्यादा दी गई हैं और पूरी ही गाड़ी में आपको जगह जगह क्रोम नजर आएगा, लेकिन हर किसी की अपनी ओपिनियन है। अब क्रोम थोड़ा सा मार्केट से आउट होता जा रहा है। मोस्टली गाड़ियाँ या तो बॉडी कलर में आ रही हैं या ब्लैक कलर में आ रही हैं, तो ये बेसिकली जब डिजाइन की गई थी उससे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन थी। फीचर्स यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं, इस तरह से इसकी हेडलाइट्स बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप के साथ हैं, और इसके अलावा इसकी DRL काफ़ी यूनिक है स्टाइल में, क्योंकि ये फिर बोर्डर के साथ कंटिन्यू करती हैं और यहाँ पे आके फेड आउट हो जाती हैं, और इसकी एक क्रोम की फ्रिल बैक पे जाती जाती विंडोज़ के आसपास कंटिन्यू करती है, जबकि नई वाली N9 में ये चीज़ खत्म कर दी गई है। उसकी DRL फ्रंट पे एंड टू एंड कंटिन्यू करती है और उसकी हेडलाइट्स भी काफ़ी डिफरेंट हैं। बाकी ग्रिल इसमें ये हेक्सागोनल पैटर्न में है, डायमंड शेप की, जैसा कि होंडा की मोस्टली गाड़ियों में आती है, और इसमें बाकी सेंसर्स भी आती हैं फ्रंट पे। बाकी यहाँ पे कुछ ये स्कूप्स दिए गए हैं जहाँ से गाड़ी हवा सेक्टर के साइड से बाहर करती है और इसके एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है, लेकिन इसमें फ्रंट पे ना ही फॉग लैंप आते हैं ना ही इंडिकेटर आता है। इंडिकेटर इसलिए नहीं आता क्योंकि इसकी DRL जो है ये काफ़ी साइड तक आ रही है और ये इंडिकेटर में स्विच करती है, और इसमें फॉग लैंप इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी हेडलाइट के एंगल ही काफ़ी हद तक ऐसे हैं कि ये पूरी ही रोड कवर करते हैं। बाकी इसके अलावा इसकी फेंडर की कट लाइन्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रिम का साइज इसमें 18 इंचेस है, जो कि अच्छा खासा बड़ा है इस बॉडी साइज के लिहाज से। नई वाली सोनाटा में अब ये 19 इंच कर दिया गया है। बाकी जहाँ तक बात है साइड मिरर की, तो इसकी बॉडी के अंदर माउंटेड है जैसा कि नई वाली गाड़ियों में आ रहे हैं मोस्टली, और इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो वाला फीचर भी है, लेकिन इनमें नीचे कैमरास नहीं आते। N9 अगेन कैमरास ऑफर करती है और इंडिकेटर इसके साइड मिरर पे दिए गए हैं। नई वाली गाड़ी में यहाँ पे इंडिकेटर आ गया है, और अब ये वो एरिया है जो कि इस गाड़ी को टोटली वर्सेट बनाता है। इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल और इसका साइज के लिहाज से ये गाड़ी डी सेगमेंट की सेडान है, जो कि मर्सिडीज ई क्लास या 5 सीरीज के बराबर बनती हैं, जबकि वो गाड़ियाँ कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। अगर आप इसके साइज की कोई मर्सिडीज की गाड़ी लेते हैं तो वो नई वाली ई क्लास बनेगी, जो कि 4 करोड़ के आसपास हैं, जबकि ये गाड़ी प्राइस में उनसे आधी से भी कम है। इसी तरह N9 भी प्राइस पॉइंट के लिहाज से उनसे बहुत कम है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से N9 मोस्टली ई क्लास या 5 सीरीज वगैरह को बीट कर सकती है इजीली, अगर वो टॉप ऑफ द लाइन वर्जन ना हो तो। बाकी फीचर्स भी यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं, इस तरह से कि इसमें पैनोरामिक रूफ है। अगेन ये चीज़ ये गाड़ी पहली सेडान थी जिसने ऑफर की थी। इवन अभी भी पाकिस्तान में कोई भी गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर नहीं करी इस कैटेगरी की, ये ओनली कार है N9 के अलावा। ऑब्वियसली N9 भी सोनाटा ही है। बाकी अगेन विंडोज़ के आसपास यहाँ पे काफ़ी सारी क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं। डोर हैंडल्स के बॉडी कलर में है और ये है सिंगल टोन में। N9 में ये 2 टोन कर दिए गए हैं। ये स्मार्ट एंट्री भी ऑफर करती है, और इसके अलावा साइड पे साइड स्कर्ट्स दी गई हैं जो कि इसके लुक्स को बेहतर बना रही हैं। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है, लेकिन ये गाड़ी है फ्रंट व्हील। अगर ये रेयर व्हील होती तो इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो करती। फिर यहाँ बैक पे भी आ जाते हैं, ये गाड़ी इंटरेस्टिंग होती जाती है क्योंकि कटलाइज यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, और इसके अलावा जहाँ तक बात है वर्थ इट फीचर्स की, तो इसमें बैक पे प्राइवेसी कर्टन्स भी दिए गए हैं। अगेन ये भी आपको हर ई क्लास में भी देखने को नहीं मिलेंगे और हर 5 सीरीज में भी देखने को नहीं मिलेंगे। ओनली जो बड़ी ट्रिम्स होती हैं डिज़ाइनर वगैरह, उनमें आपको चीज़ देखने को मिलती है, जबकि सोनाटा में भी आ रही है। और इसके अलावा इसके बैक पे प्राइवेसी कर्टन आता है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे क्वार्टर ग्लास दिए गए हैं, शार्क फिन एंटीना है, इस पे ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक आती है फ्रंट पे भी और बैक पे भी। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रेयर इनकी, तो इसके टेल लाइट्स एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं। ये है भी लावा LED वाली, लेकिन इसमें जो नया वाला वर्जन है उसमें इस पूरे एरिया को ही बंद कर दिया गया है। इसमें ये बॉडी कलर दिया गया है, उसमें डिफरेंट सीन है, और इसमें हुंडई के बैच के अंदर यहाँ पे रिलीज दिया गया है हिडन, जिससे आप इसकी डिग्गी को अनलॉक कर सकते हैं। टेल गेट इसमें पावर नहीं है, लेकिन N9 पावर ऑफर करती है। अगेन पावर टेल गेट भी
अच्छी खासी महंगी गाड़ी में देखने को मिलते हैं आपको। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। रेयर बेंचेस को मैं यहाँ पे दिए गए हुक से अनलॉक करके फोल्ड कर सकता हूँ क्योंकि ये 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। स्पेयर टायर भी इस गाड़ी में फुल साइज का आता है। ट्रंक के अंदर प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है और इतनी बड़ी ट्रंक सेविक की बिल्कुल भी नहीं है। बाकी इसके अलावा इसकी डिग्गी में एक और हिडन फीचर है और वो ये है कि अगर गाड़ी बंद हो और मैं चाबी लेके इसके पास आऊँगा डिग्गी के तो इसकी डिग्गी ओपन हो जाएगी। और इसके अलावा बैक पे गाड़ी रेयर फॉग भी ऑफर करती है जो कि अगेन पाकिस्तान में इस कैटेगरी की कोई भी कार ऑफर नहीं कर रही। बाकी इसमें फिर नीचे ये बम्पर भी काफ़ी अग्रेसिव दिया गया है, पार्किंग सेंसर्स हैं, एग्जॉस्ट इसमें छुपा के दिया हुआ है, एंड लाइन में इसको बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस कर दिया गया था और इसका ब्रेक लैम्प भी ऊपर यहाँ पे आता है ऑडीज वगैरह की तरह, नाइस एंड नेचुरल डिटेल। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इस एरा की मोस्टली गाड़ियों से इसका इंटीरियर बेहतर था और अभी भी ये गाड़ी कोई खास ऑब्सोलेट नहीं लगती, लेकिन इसमें जो एन लाइन में इंटीरियर आ गया है वो एक्सेप्शनली बेहतर है। उसमें फीचर्स भी बहुत सारे इंप्रूव कर दिए गए हैं और इसके अलावा उसकी लुक्स भी काफ़ी हद तक BMW और मर्सिडीज के इंटीरियर से इंस्पायर्ड हैं, लेकिन ये इंटीरियर भी अपनी कैटेगरी में बहुत अच्छा है। फीचर्स यहाँ पे डिसेंट हैं लेकिन एन के करीब भी नहीं है, लेकिन लग्जरी यहाँ पे ओवरऑल उतनी ही दी गई है, मटेरियल्स उतने ही प्रीमियम है। स्टीयरिंग व्हील इसका पूरा ही लेदर स्टिच्ड है और इसके अलावा ये है भी मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग। क्रूज कंट्रोल गाड़ी ऑफर करती है लेकिन ये एडॉप्टिव नहीं है। पैडल शिफ्टर्स में दिए गए हैं लेकिन स्टीयरिंग व्हील इसका ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होता। ये सब चीज़ें एन लाइन में आती हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए हेडर के कंट्रोल की तो ये ऑटोमेटिक हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगे। वाइपर इसके रेन सेंसिंग है। मीटर भी इसका पूरी ही स्क्रीन है, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी स्क्रीन एन लाइन की स्क्रीन से ज़्यादा बेहतर है। एन लाइन का डिस्प्ले थोड़ा सा पिक्सेलेटेड और थोड़ा चीप फील होता है, ये डिस्प्ले काफ़ी हाई क्वालिटी है और स्पीड लिमिट इसकी 260 किलोमीटर/आवर तक है और ड्राइव मोड्स के साथ इसका डिस्प्ले भी चेंज होता है। पर्सनली मुझे ये मीटर ज़्यादा पसंद है और इसमें फिर आपको मल्टीमीडिया, गाड़ी की स्टैट, ये सारी चीज़ें शो होंगी। मीटर की हाउसिंग इसकी है चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी, लेकिन इसके पीछे हेड अप डिस्प्ले दिया गया है जो कि अगेन इस कैटेगरी के लिहाज से बहुत अच्छा फीचर है। फिर डैशबोर्ड में इसके 3 स्पीकर्स दिए गए हैं। ये मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि फ्लोटिंग शेप में है, ये डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकली हुई है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब दिया गया है और इसके अलावा बाकी ये पैनल भी काफ़ी नीट सी लुक में है। नीचे इसके वेंट्स दिए गए हैं स्लीक से, क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इसका बेसिक सा है तो ये डुअल जोन, बट दैट्स इट। एन लाइन में यहाँ पे हीटेड और कूल्ड सीट्स का कंट्रोल भी आता है और इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है, तो उसके बाद ये आपको काफ़ी सिंपल सा लगेगा, लेकिन इसका डिस्प्ले अच्छा है, काफ़ी हद तक ऑडी से इंस्पायर्ड है। इस तरह से कि इसके डायल्स के अंदर ही यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसका टेम्परेचर शो करवाता है। बाकी इसके अलावा नीचे यहाँ पे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है, वायरलेस चार्जर है, पावर आउटलेट्स हैं और गेयर सिलेक्टर है। गेयर सिलेक्शन है इसमें PRND और उससे पीछे फिर एक और पैनल दिया गया है जहाँ से आप इसके ड्राइव मोड चेंज कर सकते हैं, पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे इसकी हैंड ब्रेक नहीं दी गई। ऑटो होल्ड तो है बट इसकी हैंड ब्रेक की लोकेशन यहाँ V8 सी दी गई है राइट साइड पे, आपको इसको ढूंढने में काफ़ी टाइम लगेगा। बाकी इसके अलावा गेयर सिलेक्टर इस गाड़ी तक ठीक था। एन लाइन में गेयर सिलेक्टर भी थोड़ा सा वेट कर दिया गया है, वो स्टीयरिंग के पीछे आता है जिसको आप इस तरह से घुमा के डिफरेंट गेयर्स में स्विच करेंगे। ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेहतर था। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं, सेंटर कंसोल है जो काफ़ी स्पेशियस है। सीट्स इसमें लुक्स के लिहाज से भी प्रीमियम है और फील के लिहाज से भी है ये परफोरेटेड, लेकिन इनमें फैंस नहीं आते। बाकी इसके अलावा ये सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। आगे इसके अलावा विंडोज़ की पावर्ड हैं, फ्रंट दोनों विंडोज सिंगल टैप वाली हैं, साइड में रिट्रैक्टेबल हैं और इसके अलावा छत भी इसकी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है, तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है इस कैटेगरी के लिहाज से। फिर यहाँ पे एक बटन दिया गया है सनशेड का, ये बेसिकली पिछला सनशेड है जिसको मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली रेस या लोअर कर सकता हूँ। केबल लाइट्स इसकी LED में है। वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद लाइट्स, जिनको आप मैनुअली ऑन करेंगे इस तरह से। और अब अगर बात की जाए इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी स्पेशियस है। लेगरूम का मेरे पास यहाँ पे कोई खास इशू नहीं है, हेडरूम भी इसमें स्पेशियस है और इसके अलावा ट्रॉय के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है, लेकिन 2 ही लोग यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं क्योंकि थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पे सेंटर में फ्लोर बेड फ्लैट नहीं आता, यहाँ पे हम्प दिया हुआ है तो पाँव रखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी बैक पे। लेकिन इसमें फिर फीचर्स अच्छे हैं, एयर वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे पावर आउटलेट दिया गया है, सीट बेल्ट दी गई हैं, सपोर्ट्स हैं, 3 हेडरेस्ट हैं और सेंटर कंसोल भी दिया हुआ है यहाँ पे पैसेंजर्स के लिए, जिसमें कप होल्डर्स भी हैं और आर्मरेस्ट भी। फिर इसके अलावा पैनोरामिक रूफ इसकी यहाँ तक कंटिन्यू करती है, तो रेयर पैसेंजर्स का रूम भी इसमें लग्जरियस है। यहाँ पे फिर ऊपर केबल लाइट भी दी गई है जो कि अगेन LED वाली हैं। प्राइवेसी कर्नल जैसा कि मैंने पहले बताया इस गाड़ी में ऑफर होते हैं, जबकि ये फीचर भी आपको बहुत प्रीमियम गाड़ी में देखने को मिलता है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इसमें 2 मेन ऑफर होते थे, अब 3 होते हैं। पहले जो मेन इंजन था ये था 25 सीसी पेट्रोल और फिर इसमें छोटा इंजन भी आता था 2000 सीसी पेट्रोल जो कि स्पोर्टेज वगैरह ऑफर करती हैं। बाय द वे स्पोर्टेज, किया, होंडाई ये सब एक ही गाड़ियाँ हैं, लाइक होंडाई और किया एक ही कंपनी है, होंडाई ओन्स किया, तो इनमें इंजन भी सेम आते हैं। बट ये इंजन 2500 है जो कि पाकिस्तान में और किसी गाड़ी में नहीं आ रहा और ये गाड़ी 180 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क।
अभी परफॉर्मेंस फिगर सिविक के परफॉर्मेंस फिगर से ज़्यादा हैं, लेकिन ये गाड़ी साइज में भी उससे ज़्यादा है, तो परफॉर्मेंस के लिहाज से ये दोनों गाड़ियाँ आसपास ही होती हैं, जो कि सिविक के लिहाज से एक प्लस पॉइंट था। लेकिन इस चीज़ को कैटर करने के लिए अब सोनाटा ने भी एक 2500 सीसी टर्बो इंजन निकाल दिया है। अब 2500 और 1500 टर्बो में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। सिविक की हॉर्स पावर 178 है, लेकिन इस गाड़ी में जो टर्बो इंजन आता है उसकी हॉर्स पावर 298 है, तो ये एक अच्छा खासा डिफरेंस है। और वो गाड़ी 0 to 100 भी इंसेनली फास्ट करती है, लेकिन वो गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है और उसमें व्हील स्पिन बहुत ज़्यादा है। बाकी ये गाड़ी 180 है, टर्बो वाली 298, तो ऑब्वियसली इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा फ़र्क होगा, लेकिन इनकी प्राइस का भी अच्छा खासा फ़र्क है। टर्बो वाली सोनाटा इससे तकरीबन 60 लाख महंगी है, लेकिन इसमें भी वो सारी मोटी मोटी चीज़ें आती हैं जो कि वो गाड़ी ऑफर करती है। इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सब आता है। इंजन की हाउसिंग सेम है, इंजन पे भी इन दोनों ही गाड़ियों का, टर्बो वाली का और इसका ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो इंजन के पीछे इसमें कि खाली गैप है, टर्बो वाली गाड़ी में ये गैप नहीं आता। उसमें यहाँ पे बैक पे टर्बो दिया गया होता है और उसके सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ ही पाइप उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा दिए गए हैं, बाकी वो इंजन देखने में सेम टू सेम ऐसा ही है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है एवरेज की, तो ये गाड़ियों को एवरेज तकरीबन 7-8 तक की आराम से देगी। अगर आप इसके प्यार से चलाएंगे तो ये गाड़ी 9-10 भी जा सकती है, 11 भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। लेकिन अगर आप इसको रफ यूज़ करें तो ये 7-8 पे ही रहेगी। लॉन्ग पे गाड़ी 14-15 भी कर सकती है। बाकी इसके पार्ट्स आपको पाकिस्तान में मिल जाते हैं, क्योंकि ये गाड़ी अब काफ़ी ऑन रोड आ गई है। इंजन बेस का काफ़ी वेल इंसुलेटेड है, यहाँ प्रॉपर इंसुलेशन भी दी गई है और हाइड्रोलिक्स भी। और अब अगर बात कीजिए टायर साइज़ की, और टायर साइज़ जो होता है इसमें यह है 245, 45 और 18। 245 जितना चौड़ा टायर पहले पाकिस्तान में कोई गाड़ी ऑफर नहीं करी थी इस कैटेगरी की, और 18 इंच का रिम भी अब इसी में ही आ रहा है। सिविक RS आज 17 इंच का रिम ऑफर करी है। बाकी रिम भी ये काफ़ी खूबसूरत है, मल्टी स्पोक है, इसमें ये एल्यूमिनियम और ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया गया है। टायर इस गाड़ी में फिलहाल मिशलिन के हैं, जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है, और ये आपको तकरीबन 40-50 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छे राइड प्रोवाइड करेंगे। फिर इसमें ऑल व्हील डिस्प्लेस आती हैं, ABS आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, और ये गाड़ी है फ्रंट व्हील ड्राइव, तो इसको हैंडल करना भी थोड़ा सा आसान होगा। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।